हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है ना? देखिए, ये टॉपिक क्लास ट्वेल्थ के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। या तो वो पूरा लॉन्ग में आ सकता है, या इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देखिएगा, अब हम यहाँ से धीरे धीरे शुरुआत करते हैं चैप्टर्स की। यहाँ से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखो, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को लिखना होगा कि ये जो सिद्धांत दिया था, ये दो वैज्ञानिक थे। ठीक है। एक का नाम पॉलिंग था और दूसरे का नाम स्टेलर था। दोनों ने यह सिद्धांत दिया था, तो लिखेंगे यह सिद्धांत लिखेंगे पॉलिंग व स्टेलर नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है ना? इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? देखो, दूसरे पॉइंट में हम क्या समझेंगे कि देखो, इस ये जो हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, केवल इस सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए हुई कि हमने उपसहसंयोजक यौगिकों के जो उसका त्रिविम विन्यास होता है और जो उसका चुंबकीय गुण होते हैं, या भौतिक गुण या रासायनिक गुण, इनके इनके अध्ययन में हमें थोड़ी यहाँ से न सरलता महसूस हुई। तो लिखेंगे उपसहसंयोजक ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिकों के त्रिविम विन्यास व चुंबकीय गुण को, को स्पष्ट करने के लिए इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना? देखिएगा, इसमें हम आगे लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार हमें यहाँ कुछ पॉइंट लिखना है। जैसे मान के चलो, पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट कि लिखिए केंद्रीय धातु परमाणु में अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं। जो संकृत होकर आबंधित परमाणु का एक समूह बनाते हैं।
ठीक है, देखो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं बच्चों। हमने यहाँ पे ली है समन्वय संख्या, इधर लिया है संकरण, और इधर बनाएंगे ज्यामिति। अगर किसी उपसहसंयोजक यौगिक की समन्वय संख्या 2 होती है तो उसका संकरण बनेगा Sp, और उसकी जो आकृति रहेगी वो आकृति रहेगी रैखिक। और अगर किसी उपसहसंयोजक यौगिक की समन्वय संख्या 4 होती है तो उसका संकरण रहेगा Sp3, आकृति बनेगी चतुष्फलकीय। और अगर किसी की समन्वय संख्या 4 है तो इसकी आकृति या उसका संकरण जो होगा बच्चों, उसका संकरण होगा DsP2, तो उसकी ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय। और अगर किसी की समन्वय संख्या 6 होती है तो उसका जो संकरण होगा बच्चों D2sp3 या sp3d2। दोनों में अंतर है बच्चों, ध्यान रखना। जब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। इसकी ज्यामिति बनेगी अष्टफलकीय। ठीक है, देखिएगा ये तो हमारा पहला पॉइंट था इसका। अब हम यहाँ से इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरे पॉइंट में हम क्या है बेटा, देखो हमें पता है कि यौगिकों में 2 टाइप के बंध होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हमारा पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, लिखेंगे सिग्मा बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक संकरित होकर लिखेंगे दाता परमाणु, या ऐसे लिखो धाता समूह के भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन होते हैं। ठीक है ना, जिससे उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। उपसहसंयोजक बंध बोलेंगे, उपसहसंयोजक बंध बनता है। देखिएगा इस पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि जब भी केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त जो कक्षक होंगे वे संकरित हो जाएंगे, और संकरित होने के बाद में दाता परमाणु के भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेंगे, जिसके कारण वहाँ पर एक उपसहसंयोजक बंध बन जाता है। ठीक है ना, इसका तीसरा पॉइंट और है, यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। देखो तीसरे पॉइंट में लिखेंगे हम, यदि केंद्रीय धातु परमाणु, इस बार इसका उल्टा होगा, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के
लिखेंगे भरे हुए कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे बेटा लिगेंड्स के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो पाइबंद बनता है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान दें बच्चों, इसकी संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम संभावना है इसकी पाई बॉन्ड के बनने की। ठीक है ना। ठीक है, देखो अब हम यहाँ से कुछ और मुख्य गुण पढ़ेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम में आएंगे। ठीक है ना। तो हमारा इसी के अंदर एक हेडिंग होगा बच्चों। हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक की ज्यामिति व चुंबकीय गुण। ठीक है ना। देखो इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर हम 7 पॉइंट पढ़ेंगे जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, देखिएगा इसका जो सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों, उसमें हम क्या देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है ना। देखिएगा जो इसका दूसरा पॉइंट होगा बच्चों, दूसरे पॉइंट में हमें क्या देखना है कि उसके संपर्क में किस टाइप का लिगेंड्स आ रहा है, प्रबल लिगेंड आ रहा है या फिर दुर्बल लिगेंड आ रहा है। क्योंकि आपको पता है लिगेंड्स 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एक प्रबल लिगेंड और एक दुर्बल लिगेंड। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रबल लिगेंड क्या होता है हमारा, जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, वो हमारा होता है प्रबल लिगेंड। और दुर्बल लिगेंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें निम्न लिगेंड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं प्रबल लिगेंड की, अगर हम यहाँ प्रबल लिगेंड की बात करें बच्चों, ठीक है, तो लिखेंगे इसमें वे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स का
युग्मन करते हैं, ठीक है ना। वे तो हमारे क्या होते हैं, प्रबल लिगेंड होते हैं। और बच्चों जो हमारा दुर्बल लिगेंड क्या होगा, देखो जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते हैं। देखो इससे पहले हम प्रबल लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से लिगेंड्स हैं जिनका युग्मन जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया CO, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, CN माइनस, ठीक है ना, आपका NO2, ठीक है, EN, ETC, ये सब हमारे क्या है बेटा, प्रबल लिगेंड है। अगर हम बात करते हैं दुर्बल लिगेंड की, देखो हेडिंग में बना लेते हैं दुर्बल लिगेंड, ठीक है ना। देखिएगा दुर्बल लिगेंड्स वे लिगेंड्स होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते हैं। लिखेंगे वे लिगेंड्स जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं करते, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे H2O, OH, Cl, H2O, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ETC, ठीक है ना। इसके बाद में हम यहाँ इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ से, देखो अब यहाँ से हमने क्या देखा है कि हमारे यहाँ प्रबल लिगेंड हो गया, दुर्बल लिगेंड हो गया, ठीक है। देखो तीसरे पॉइंट में हम यहाँ से देखेंगे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके जो रिक्त जो कक्षक होंगे उसमें लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हम। तो इसमें लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 4 पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट में हम देखो ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को न्यूमेरिकल्स में सेव करेंगे हम, ठीक है। जो भी आपने लिगेंड्स भरे हैं उसके आधार पर हम क्या करेंगे बेटा, उसके संकरण और उसकी ज्यामिति का यहाँ से संकरण और ज्यामिति का पता लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ भरे हुए कक्षक के आधार पर संकरण व ज्यामिति ज्ञात करते हैं। संकरण व ज्यामिति ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 पॉइंट देखिएगा। 5वें पॉइंट में हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर यौगिक के निर्माण में n-1 डी कक्षक भाग ले रहा है तो इसका मतलब होता है कि यौगिक एक अंतः कक्षक संकुल बना रहा है, या हम उसे क्या बोलेंगे, निम्न निर्गत चक्रण संकुल के नाम से हम उसे कहेंगे। यदि यौगिक के निर्माण में
n-1 कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसा यौगिक अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर यौगिक के निर्माण में N जो कक्षक भाग लेगा, लिख लेते हैं यहाँ पर इसको भी, यदि यौगिक के निर्माण में Nd कक्षक भाग लेता है तो ऐसे यौगिक बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद में हमारा आता है नंबर 6 पॉइंट। लिखेंगे, यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, यह है सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, तो इसका मतलब वो हमारा अणु चुंबकीय होगा। अणु चुंबकीय मतलब उसका जो चुंबकीय गुण होगा, जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगी, वो कैसी होगी? अणु चुंबकीय होगी। और यदि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लिख सकते हैं, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास प्रेजेंट है तो वो हमारा, रुको बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये अणु चुंबकीय नहीं, ये हमारा प्रति चुंबकीय होगा। ये हमारा अणु चुंबकीय होगा। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट, नंबर 7 पॉइंट। देखिए, 7वें पॉइंट में हमें बताना है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n ब्रैकेट में n+2। ठीक है ना। जहाँ n इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो, इसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। जैसे कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिया है FeCN6 4-। ठीक है। हम इसके चुंबकीय गुण, ठीक है ना, इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका स्ट्रक्चर, इसका संकरण, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एक एक करके।
देखो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ देखना है इसमें कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है हमारा, Fe। ये Fe है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं ये चीज़ कि Fe हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है। और जो Cn है, Cn हमारा कौन है, लिगेंड्स है, लिगेंड्स। देखो जो आपने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था, आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। मैंने ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित एक टॉपिक आपको यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड किया है, अगर किसी को समझना हो तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है। देखो जैसे आपने कंपाउंड लिख रखा है यहाँ FeCN6 पे 4- का चार्ज है। तो हमें इस Fe की केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम इसे क्या मान लेंगे, x। जो Cn है, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 इंटू में 6 इज इक्वल टू -4। 6 वन जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो x -6 इजकल टू -4 और x इजकल टू हो जाएगा +2। ठीक है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। फिर आपने इसी के अंदर एक पॉइंट और लिखा था कि हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु आवर्त सारणी में 26 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो ये आएगा हमारा 3d6 4s2 4p0। ठीक है ना, 4p0। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 3d6 का मतलब क्या है कि जो आपको पता ना, डी के जो ऑर्बिटल होते हैं, डी में जो कक्षक होते हैं वो 5 कक्षक होते हैं। और हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुंड के नियम के अकॉर्डिंग पहले एक एक आएंगे सभी में। ठीक है। एस में कितने हैं, 2, लेकिन ऑर्बिटल तो एक ही होता है उसके पास। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन यहाँ इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने देखा इस Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये बनेगा हमारा ये होगा 3d6 4s0 4p0। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, निकाल दीजिएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5, क्योंकि आपको पता है डी में जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं। एस के पास एक भी नहीं है और पी के पास भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखो दूसरे पॉइंट पाएंगे। हमें पता है ना, ये कौन है, 3d है, ये 4s है, और ये कौन है, 4p। अब हमको पता है, दूसरे पॉइंट में आपने लिखा था कि ये कैसा लिगेंड ले रखा है इसने, दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड है। तो हमें पता है कि Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो आप लिखेंगे यहाँ से प्रबल लिगेंड कौन है, Cn। अगर Cn प्रबल लिगेंड है तो आपने पढ़ा था कि ये क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनका युग्मन कर देगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा।
तो आप इसके इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कराएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से। इसके 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, 2 कक्षक खाली हो गए। एस के भी खाली है और इधर पी के भी खाली है। ठीक है। अब आपने क्या किया था, तीसरे पॉइंट में आपने लिखा था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो यहाँ से खाली कक्षक होंगे उसमें लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। तो इसमें लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो ध्यान से, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ भरेगा, इधर भरेगा, इधर भरेगा। अब आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी कि सर आपने सभी में भर दिया इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि लिगेंड्स कितने हमारे पास 6, देख लो यहाँ पे आपने लिख रखा है CN6। लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पर 6 हैं। जब 6 है तो ये 6 ही ऑर्बिटल भरेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल भरे इसने। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमने 6 Cn- लिगेंड्स भर दिए। देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आए हमारे वो किसके अंदर आए, हमें पता है ना, ये क्या है, ये 3D है, ये हमारा 4s है, 4s, और ये है हमारा 4p। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो किस में, डी में आए। डी में कितने हमारे ऑर्बिटल भरे, 2, तो D2, एस का 1 ऑर्बिटल भरा और पी के 3 ऑर्बिटल भरे। तो इसका जो यहाँ से संकरण निकल के आया, इसका संकरण क्या निकल के आया बच्चों, D2sp3। ये इसका यहाँ पे संकरण हो गया। और इस संकरण की आकृति आपने लिखा था, स्ट्रक्चर क्या था, अष्टफलकीय है। इसकी आकृति यहाँ से अष्टफलकीय हो जाएगी। ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें हमें ये चेक करना है कि इसका जो चक्रण होगा वो कौन सा होगा, निम्न होगा या उच्च होगा, हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो n-1 में आए हैं या फिर n-1 d में आए हैं या फिर n-d में आए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। ये क्या है, 4s, ठीक है ना। लेकिन हमें पता 4 सेल है ये हमारी। इससे पहले वाली सेल कौन सी होती है, 3, यहाँ पे लिखा 3D। तो ये 3D हमारा क्या होगा, n-1, मतलब कि जो सबसे बाहर वाली सेल है वो कौन सी है, 4 है। ठीक है ना। जिसे ना आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, बाह्य कोश कहते हैं। बाह्य कोश इसमें चौथा है। तो इससे पहले वाला हमारा कौन सा हो गया, 3। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन गए वो 3D में भी तो गए हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, n-1D में एंटर किया इसने। n-1D में एंटर किया तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, निम्न चक्रण संकुल को प्रदर्शित करेगा। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो अगला जो पॉइंट होगा हमारा, ठीक है ना, ये हमारा निम्न चक्रण संकुल। संकुल को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद देखिएगा, क्या यहाँ सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। आपने देखा इधर पीछे कि इसके पास जितने भी है सब युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। देखिएगा इधर, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
नहीं है ना। जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब इसके पास सभी के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा बच्चों कि ये हमारा यहाँ से प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से इसके 6 पॉइंट में कि ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसका जो चुंबकीय गुण है वो कैसा है, प्रतिचुंबकीय गुण है इसका। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं वे रंगहीन होते हैं, अर्थात उनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण, नंबर 7 पॉइंट। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, μ में n ब्रैकेट में n+2। n हमारा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो 0 + 0 + 2 मतलब 0, अर्थात इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0। बोहर मैग्नेट्रॉन Bm